नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसको लोगों की जो राय है वो अलग अलग है उस विषय के ऊपर। और कोई उसको जादू समझता है, कोई उसको चीनी की गोलियां समझता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। तो मेरे साथ हैं आज डॉक्टर बीपी यादव जो कि होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद रवि जी, आपने अपने चैनल पे मेरे को आमंत्रित किया। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई होम्योपैथी के बारे में, जबकि आप एलोपैथी में भी जा सकते थे, तो आपने होम्योपैथी ही क्यों चुना? रवि जी, जब मैं 12th क्लास में था जी। तो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो उस समय पीएमटी क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं एमबीबीएस में नहीं जा पाया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप होम्योपैथी में एडमिशन ले लो। उस समय तक मैं होम्योपैथी के बारे में जानता भी नहीं था। मैंने नाम भी नहीं सुना था होम्योपैथी साइंस के बारे में। तो ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं होम्योपैथी में मैंने एडमिशन लिया। और फिर मैंने अपना BHMS अलवर से किया, MD जयपुर से किया। जी। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें होम्योपैथी आयुर्वेदिक दोनों सेम हैं या अलग हैं, और अलग है तो कैसे? इसमें रवि जी, होम्योपैथी की अपनी फिलॉसफी है, होम्योपैथी के अलग सिद्धांत हैं। जी। आयुर्वेद से टोटली डिफरेंट है। आयुर्वेद के भी सिद्धांत हैं, पित्त वात कफ के कुछ सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, क्लासिकल आयुर्वेद के, जैसा मैंने सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है आयुर्वेद के बारे में। होम्योपैथी का तो ये आपस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को? नहीं, कोरिलेट नहीं करते। इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर आयुर्वेद रुक गया ना, आयुर्वेद से आगे होम्योपैथी है, एडवांस। आयुर्वेद में क्या है कि जनरलाइज्ड एक मेडिसिन, जैसे किसी भी पेशेंट को, भाई वात का पेशेंट है, इसको ये मेडिसिन देनी है, पित्त का है, कफ का है, उनके अलग अलग ये मेडिसिन है। हमारे सिस्टम में क्या होता है कि होम्योपैथी इज़ टोटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे कहीं न कहीं हमारा जो है एक दूसरे से हम अलग हैं। और जैसे होम्योपैथी में अगर हमारे पास 5 पेशेंट हैं जी, सपोज कीजिए, और 5 को मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो दूसरे सिस्टम में जैसे हमारा एलोपैथिक मेडिसिन में भाई क्लोरोक्विन दीजिए, मलेरिया की दवाई है। होम्योपैथी में पेशेंट की प्रकृति के आधार पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। बेशक से उन 5 को मलेरिया है, लेकिन ड्यूरिंग द डिजीज पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट की तासीर कैसी है, उसको सर्दी ज़्यादा लग रही है, किसी को गर्मी ज़्यादा लग रही है, किसी को प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है, कोई पेशेंट बिल्कुल कूल एंड काम है, कोई पेशेंट बहुत इरिटेबल है, रेस्टलेस है। तो इस तरह से जो है ना, पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के बेस पर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, तो इसमें आप बिहेवियर के बारे में जानते हो, तो सबसे पूछते हो कि आपको जुकाम है, मतलब अलग अलग बिहेवियर है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेते हो, जैसे कि परफ्यूम लगाते हो कि नहीं लगाते हो, उसकी जीवन शैली के बारे में पूछते हो, क्या कारण है? इसमें क्या होता है कि देखिए, होम्योपैथी एक सबसे लेटेस्ट मेडिकल साइंस है। इसके बाद कोई भी मेडिकल साइंस नहीं आया। और होम्योपैथी में जो मेडिसिन का हम सिलेक्शन करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द पेशेंट जी। और ये जो हम बातें पूछते हैं पेशेंट से केस हिस्ट्री में कि आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, ठंडा खाना पसंद है, गर्म खाना पसंद है, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको टाइट कपड़े पसंद है, आपको खुले कपड़े पसंद है, व्हाट इज़ दिस? ये उस पेशेंट का जो जेनेटिक ट्रेट है ना, जीन का रिफ्लेक्शन है। और जब हम टोटलिटी बनाते हैं पेशेंट की मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए, जो टोटलिटी बनाते हैं, दैट इज़ बेसिस ऑन द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द पेशेंट। जी।
तो इसके अंदर जो आप सफ़ेद छोटी छोटी गोलियां देते हो, जैसे लोग बोलते हैं चीनी की गोलियां भी बोल देते हैं, तो उसमें रियली कोई मेडिसिन होती है या फिर वो मैज प्लेसिबो होता है कि इसमें आपने रवि गोलियां दे जी दी? ये सिर्फ दवाई देने का माध्यम है। डॉक्टर हनीमैन जो हमारे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी थे, उन्होंने जब इस पैथी को ईजाद किया तो उसमें ये था कि भाई पेशेंट को इस तरह से मेडिसिन देनी है हमें कि जो बिल्कुल कंफर्टेबल वे में जो ले पेशेंट जो है, तो उन्होंने मीडियम बनाया था ये मेडिसिन देने का। दीज आर द ग्लोबुल्स, ठीक है, शुगर ऑफ मिल्क से जो है ये बनते हैं। और इसमें जो जब हम दवाई बनाते हैं तो इसके अंदर ऐड करके मेडिसिन जो है ना फिर पेशेंट को देते हैं। अच्छा, जो वो गोलियां होती है उसके अंदर मेडिसिन? जी, उनके अंदर मेडिसिन ऐड करके उनमें, और फिर पेशेंट को दवाई दी जाती है। जी। तो लोग जो हैं एलोपैथी से जल्दी ठीक होते हैं, और होम्योपैथी के बारे में लोगों की जो राय है वो ये है कि बहुत धीरे काम करता है ना, स्लो वर्क है इसका। तो लोग होम्योपैथी की तरफ क्यों ट्रीटमेंट ले होम्योपैथी से, मतलब क्यों जाए लोग? ऐसा रवि जी, ये कुछ मिथ्स हैं कि होम्योपैथी इज़ नॉट स्लो। होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट, मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे पेशेंट भी जो है क्योर हुए हैं कि जैसे एक हमारे लोकल में ही एक पेशेंट था, पेशेंट का नाम बताना और वो थोड़ा सा ना उसमें आता है, हमारे नाम नहीं बता सकते पेशेंट का। और एक पेशेंट था, उसने बच्चे ने करवाया लेज़र, चश्मा हट जाएगा, हाँ, उसको कहीं पुलिस वगैरह में भर्ती होने के लिए चश्मा हटवाना था, लेजर करवाया उसने। लेजर करवाया तो उसकी आई में इंजरी हो गई और ऑप्टिक नर्व उसकी डैमेज हो गई। और वो बच्चा जो है दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जो है ना स्पेशलिस्ट को उसने दिखाया, और सभी ने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका विजन दोबारा वापस आएगा। उसके फादर मेरे पास आना जाना है शुरू से ही, वो कोई भी छोटी सी बीमारी भी होती है तो मेरे पास आते हैं जी। और वो गुड़गांव दिल्ली के चक्कर में बेचारा घूमता रहा है, बहुत परेशान हो करके अल्टीमेटली फिर वो मेरे पास आया। उन्होंने कहा मेरे बेटे को इस तरह हो गया, क्या होम्योपैथी कुछ कर सकती है? मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बच्चे की पूरी केस हिस्ट्री लिखी और फिर मैंने उनको 5 दिन की दवा दी। तो वो कहने लगा जी हमारा मंडे का अपॉइंटमेंट है, फिर वहाँ हम जाएं कि नहीं, जो है दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा अभी तो मंडे के 7 दिन है, मैंने तो 5 दिन की मेडिसिन दी है, उससे पहले तो आपको मेरे पास आना है। रवि जी इतना कोई इफेक्ट हुआ कि 3rd डे जो है ना उसके पिताजी आए और कहने लगा डॉक्टर साहब उसको जो है ना पेशेंट को देखना, मेरे बेटे को देखना शुरू हो गया। तो इससे फास्ट और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। अगर सही प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि भाई जैसे मान लीजिए होम्योपैथी में भी कई प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं लोग, अगर क्लासिकल प्रैक्टिस करता है कोई सही होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पे जी, तो होम्योपैथी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम करती है। उस पेशेंट का विजन वापस आ गया। होम्योपैथी में एक बड़ा सिद्धांत है कि लाइक क्योर्स लाइक, सम समीति। हाँ, तो हाँ, ये इसका क्या मतलब है? होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ठीक है, लाइक क्योर्स लाइक। राइट। इसका मतलब ये है कि ऑल द होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर प्रूव्ड ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग्स। जैसे एलोपैथी में जानवरों पे टेस्ट करते हैं, रेट पे करते हैं, मंकी पे करते हैं, उसके बाद वो जो है ना डाटा कलेक्ट करके, और ये डायरेक्ट ह्यूमंस के हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे। यस। तो जो प्रूविंग हुई है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर हुई है जी, ठीक है। तो जो भी पेशेंट ने जो सिम्टम बताए वो पेशेंट फिर जो है रिकॉर्ड करते गए हनीमैन सर, और होम्योपैथी का मैट्रिया मेडिका बनाया। मैट्रिया मेडिका में जो प्रूविंग के दौरान किसी पेशेंट को हमने वो मेडिसिन खिलाई, चाइना मेडिसिन है एक हमारी सिनकोना बारक, जिससे हनीमैन सर ने शुरुआत की होम्योपैथी की। तो सिनकोना बारक एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दी गई, तो उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में फेब्राइल फीवर, मलेरिया वाले सिम्टम आए। तब हनीमैन सर ने कहा यार जब ये ऐसा हो सकता है तो ये उसको ठीक भी कर सकती है। तो जो पेशेंट की ऊपर प्रूविंग हुई है और जो पेशेंट ने सिम्टम बताए हैं, उन्हीं जब आगे हम जो ट्रीटमेंट के दौरान
जो मिलती जुलती जो मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं उसी के आधार पर मेडिसिन का पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपकी क्या उपलब्धियां हैं होम्योपैथी में? आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और उस समय शायद होम्योपैथी को इस क्षेत्र में कोई जानता भी नहीं था और आपने वो कोर्स कंप्लीट किया, फिर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की महेंद्रगढ़ जैसे एक बैकग्राउंड क्षेत्र में। तो आपकी पर्सनली क्या अचीवमेंट्स हैं, इसके बारे में ज़रा प्रकाश रवि जी, डालिए। मैं 32 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ यहाँ, अच्छा। और होम्योपैथी में जो है एक काफ़ी पेशेंट मेरे कहते हैं कि जो है ना होम्योपैथी महेंद्रगढ़ में कैसे चलेगी। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया तो काफ़ी ओपिनियन थी, मेरे साथियों की भी ओपिनियन थी कि यार आप जो है गलत जगह जा रहे हो, आप यहाँ आ जाओ, नांगलोई में कोई होम्योपैथ नहीं है, नजफगढ़ में नहीं है। तो मैंने कहा मैं एक बार कोशिश करता हूँ अपने क्षेत्र में ही, नहीं चलेगी तो फिर मैं आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है। और रवि जी यहाँ फ्रॉम वेरी बिगनिंग लोगों की सेवा की, अच्छे रिजल्ट्स आए, लोगों का रुझान बढ़ता गया। इनक्योरेबल डिजीज जो है जिनका बोलते हैं कोई भी इलाज नहीं है, अब जैसे मेल फर्टिलिटी के केस में मॉडर्न साइंस हाथ खड़े कर देती है कि भाई फीमेल फर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी के केस में तो ट्रीटमेंट देते हैं, गायनी के डॉक्टर करते भी हैं, लेकिन IVF वगैरह भी हाँ IVF से इस तरह कर देते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के केस में देयर इज़ नो स्कोप इन एलोपैथी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ऑडियंस जो है वो इसको रिलेट भी कर पाएगी। इसको थोड़ा सा एलोब्रेट करो आप। इसमें क्या है कि मेरे पास पेशेंट आया रेवाड़ी से, ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, बिफोर लास्ट ईयर जी, 2 साल पहले। तो सब रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के किसी उसके रिलेटिव ने गंगानगर से एड्रेस दिया कि आपके वहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाओ। तो उसकी मदर और उसकी वाइफ और वो सब लोग मेरे पास आए, रिपोर्ट्स दिखाई। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद मैंने उस पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लिखी, केस हिस्ट्री लिखी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो जनरली हम क्रोनिक केस में आफ्टर 3 मंथ्स इन्वेस्टिगेशंस रिपीट करवाते हैं। तो पेशेंट की पहले की रिपोर्ट और जब 3 महीने बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो वो रिपोर्ट उसकी काफ़ी पॉजिटिव आ गई। उसके क्रोमोसोम्स जो है डेवलप हो गए और नेक्स्ट मंथ उसकी वाइफ ने कंसीव कर लिया, 9 महीने बाद उसका बेटा हो गया। वाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छा लगता उपलब्धि है इस आपके तरह के लिए। जो है रिजल्ट्स जब आते हैं तो मन बहुत खुश होता है। अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट है मेरी, आराध्या, एक बच्ची 3 साल की जी, पिलानी से। तो उस बच्ची को एलोपेशिया एरोटा एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो हमारी बॉडी के उसको इम्यूनिटी सिस्टम को ख़त्म करना शुरू कर देता है ऑटो इम्यून डिजीज में। और जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए घर पर गार्ड रख लिया, चौकीदार रख लिया, और वो चौकीदार फिर क्या करता है, घर वाले लोगों को ही मारना पीटना शुरू कर देता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में ये होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उस बच्ची के सिर पे जो है बाल नहीं थे और मॉडर्न साइंस ने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ इंजेक्शन वगैरह उन्होंने उसके स्कैल्प में दिए तो वो नहीं हो पाया। अल्टीमेटली किसी ने एड्रेस दिया तो बच्ची यहाँ आई। तो नेक्स्ट मंथ में 1 महीने की दवाई लेकर गए, नेक्स्ट मंथ में उस बच्ची को बाल जो उसके हेयर रीग्रो करने शुरू हो गए। उसका सामने का फोरहेड वगैरह ये सब भर गया। और मेरे YouTube चैनल पे भी वो केस मैंने डाल रखा है उस बच्ची का, आराध्या का। तो परसों वो फॉलोअप में आई तो उसकी मदर कहती है, बोले डॉक्टर साहब मैं जब अपनी बेटी की पहले की फ़ोटो देखती हूँ ना तब मैं ये सोचती हूँ अगर आप नहीं मिलते तो मेरी बच्ची का क्या होता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें जो है ये बहुत खुशी देती है। इस तरह जब पेशेंट खुश होकर के जाता है तो बहुत खुशी देती है चीज़ें। अच्छा, जैसे मेरी हेयर लाइन भी आप देखोगे हल्के हल्के पीछे जानी शुरू हो गई है, तो क्या इसका क्योर भी आपके पास? रवि जी इसमें कई फैक्टर होते हैं। अच्छा, हाँ, कि एज तो एक तो एज का फैक्टर होता है। देखो कई चीज़ है कि लोग ना आजकल हेयर्स को लेके, स्किन केयर रूटीन को लेके बड़े एक्टिव हो गए हैं अचानक से, जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, कि
स्किन केयर रूटीन करना है, हेयर केयर रूटीन करना है, उसके पीछे क्या कि एक बड़ी मार्केटिंग टीम भी उपस गई। आपने देखा होगा कि आप ये लगा लो आपके हेयर ग्रो कर जाएंगे, आप ये लगा लो आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, और लोग उस जाल में फंस भी जाते हैं और वो चीज़ें भी करते हैं, क्योंकि समस्याएं लगभग सभी को है, पर वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है या नहीं है उसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। देखिए रवि मेरी जी, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैं ये क्या पूछना चाहता हूँ, जो लोग हेयर फॉल की समस्या है या जिनकी हेयरलाइन पीछे जा रही है, तो क्या उनका ट्रीटमेंट आपके पास है या नहीं है? रवि जी, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यंग एज में छोटे बच्चों के हेयर फॉल हो रहे हैं, और ये डिपेंड करता है, रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बहुत से पेशेंट में हमें जो है 30-32 की एज में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हेयर फॉलिंग के। तो सबसे पहले तो हम उसका कारण ढूंढते हैं कि भाई या तो इसकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट को थायराइड है, या कई बच्चियों में जैसे पीसीओडी हो जाता है। आजकल पीसीओडी की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है बच्चियों में, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो होती है ना, तो उसमें पीरियड्स वगैरह की दिक्कत आती है। तो पीसीओडी का भी एक मैंने पूरा वो उसमें डाल रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो। तो उसमें जैसे कोई कारण है, इसकी थायराइड की वजह से, पीसीओडी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो जब वो क्योर होगी तो ऑटोमेटिकली हेयर जो है वापस आना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी है तो हम देखते हैं उसमें डाइट चार्ट वगैरह भी पेशेंट को बना करके हम देते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। और यंग एज में तो 100% इसका अच्छा रिजल्ट्स है। अच्छा, आप होम्योपैथी, ये तो आपके ट्रीटमेंट्स की बात हो गई कि आपने ये ट्रीटमेंट किए और आप मतलब सफल भी रहे उसमें, तो आप होम्योपैथी का भविष्य जो है भारत में वो कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, या किस तरीके से क्या भविष्य देखते हैं आप? रवि जी, होम्योपैथी वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो है पैथी है। एलोपैथी के बाद लोग जो है होम्योपैथी की तरफ ही आते हैं, और होम्योपैथी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसमें जो है, क्योंकि आजकल लोग समझते हैं कि भाई इसमें एलोपैथी मेडिसिन का इसका ही साइड इफेक्ट है, इसका ही साइड इफेक्ट है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। और एलोपैथी मेडिसिन से अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ दिन वो मेडिसिन काम करती है, कोई भी एंटीबायोटिक आता है मार्केट में, कुछ दिन काम करता है, बाद में रेजिस्टेंट हो जाता है और उसको कह देते हैं ये बंद कर दीजिए। होम्योपैथी में हनीमैन साहब ने जिन मेडिसिन की प्रूविंग की थी, हालांकि मेडिसिन की प्रूविंग्स तो अब भी चल रही हैं, वो आज भी उतने ही जो है कारगर हैं जितनी आज से 300 साल 250 साल पहले थी। तो होम्योपैथी का भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छा, होम्योपैथी में क्या हर बीमारी का इलाज है? देखिए, स्कोप्स एंड लिमिटेशंस हर साइंस के होते हैं, है ना। अब मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया एकदम से, एक्यूट डिजीज तो नहीं, मान लो उसका फ्रैक्चर हो गया तो उसको तो सर्जन ही सेट करेगा, राइट। अब कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी पेशेंट, कार्डियक ब्लॉकेज हो गया किसी पेशेंट को एकदम से, तो उसको तो कार्डियक सर्जन ही रिमूव करेगा ना एक बार तो। और दूसरा ये है कि होम्योपैथी में जो सो कॉल्ड जो सर्जिकल डिजीज हैं उनका भी अच्छा इलाज है। जैसे टॉन्सिल्स का इलाज है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। ब्रेस्ट कैंसर का है, इसका इलाज जो है ऑपरेशन करवाने से पहले पेशेंट को एक बार होम्योपैथी में जरूर जाना चाहिए, कोई भी सर्जिकल डिजीज का जो करवाते हैं। अच्छा, तो अब हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या होम्योपैथी की जो दवाई है उसके साथ लहसुन प्याज ये का सेवन करना पूरी तरह वर्जित है? देखिए, पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू की उस समय ये चीज़ें हम भी अपने पेशेंट को बताते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आगे उसमें जाते गए, हमने देखा भाई इस पेशेंट की, जिस पेशेंट को उससे दिक्कत है वो तो हम बंद करवाते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सली हम किसी को नहीं बोलते। 3 चीज़ों का ज़रूर बोलते हैं। कैफीन की जो है एक्सेस मात्रा में कॉफ़ी नहीं पीना आपको, और चॉकलेट एक्सेस मात्रा में नहीं खाना, और एक है कैम्फर, कपूर। कैम्फर के इनहेलेशन से भी होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीडोट होती है। इन 3 चीज़ों का प्रिकॉशंस तो हम जनरली बताते हैं। अच्छा, ये जो सफ़ेद गोलियां आप देते हो इसमें ये प्लेसिबो है या जो शुगर पिल्स लोग इनको बोलते हैं, इनमें कोई मेडिकेशन भी होती है? देखो, प्लेसिबो क्योर नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं हम जो देते हैं पेशेंट को, और मेडिसिन से ही क्योर होता है। अच्छा,
और एक ये है कि जो होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इसलिए खुद ही मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है, एक्शन है तो रिएक्शन भी है। तो होम्योपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ये जो दूसरी एलोपैथी मेडिसिन है उनसे अलग हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर बगैर किसी कुशल चिकित्सक की देख रेख के आप अपने आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो जो है ज़रूरी नहीं वो मेडिसिन आपको क्योर करेगी। उसके पेशेंट का क्या होता है कि एक एग्रावेशन हो जाता है ना, वो बीमारी बढ़ जाती है। इसको ही थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट मानते हैं। अदरवाइज होम्योपैथी मेडिसिन अगर किसी कुशल चिकित्सक की देख रेख में लिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है। जीवन में आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, तो इसमें होम्योपैथी में क्या कारगर इलाज है? होम्योपैथी में जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो उसका इमोशनल लेवल, ठीक है, उसके मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम, इन टोटलिटी की बेस पर जो मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली जो है पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन का बहुत कारगर इलाज है। मैं आपको इतने चमत्कारी केस है हमारे इसमें जो है मेरी प्रैक्टिस में जी। कोरोना काल में एक पेशेंट आई मेरे पास, क्योंकि कोरोना काल में क्या था कि एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, फियर का एटमॉस्फेयर बना हुआ था, लोग डरे हुए थे। हाँ, ठीक है, तो हर पर्सनालिटी अपने हिसाब से उसको ले रही थी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, उसको पता था। एंग्शियस पर्सनालिटी, जो इनसिक्योर पर्सनालिटी होते हैं, अब भाई मेरे को ये ना हो जाए, मेरे उसको ये होगा, मेरे को भी ना हो जाए। तो मेरे पास एक मैडम आती हैं, वो कहती हैं कि सर मेरा ना सुसाइड करने को मन करता है। मैंने कहा सुसाइड करने को मन क्यों करता है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर उस मैडम को था। और वो मैडम रो रो करके अपनी हिस्ट्री बता रही कि मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी का होमवर्क कौन करवाएगा, सुबह रात को तो मैं सुसाइड कर लूँगी, सुबह इसको कौन करवाएगा। तो बड़ी ध्यान से मैंने जो है ना उसका केस टेकिंग किया। उनके हस्बैंड साथ थे, प्रिंसिपल साहब। तो मेडिसिन दी मैंने उनको 3 दिन के, और 3 दिन बाद ही वो आकर के कहने लगी डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह के चमत्कारिक जो है रिजल्ट्स आए। तो वो जो है काफ़ी थैंकफुल है होम्योपैथी के प्रति। अब पूरा परिवार उनका शुरू से ही होम्योपैथी में। अच्छा, बुजुर्गों और बच्चों के लिए होम्योपैथी को बड़ा सुरक्षित माना जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है कि जैसे बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है, सेंसिटिविटी जो बॉडी की होती है, वो बहुत एक्यूट होती है। अगर बचपन से ही आप बच्चे को होम्योपैथी मेडिसिन देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चा आपका बार बार बीमार नहीं होगा। रही बात बुजुर्गों की, तो ऐसा नहीं है। बुजुर्गों के केस में भी जो है होम्योपैथी अच्छा जो है इसका ट्रीटमेंट है। जो जैसे प्रोस्टेट की बीमारी है या और जो दूसरी एज से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनमें होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, तो जो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों की दवाइयाँ साथ ली जा सकती हैं कई केसेस में? जैसे मान लो कि कोई पेशेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर है। अब किसी पेशेंट की शुगर की मेडिसिन चल रही है, बीपी की मेडिसिन चल रही है, और ब्लड थिनर जैसे इसके कार्डियक उसकी जो मेडिसिन चल रही है, तो वो हम एकदम से बंद नहीं करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम पहले होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, और होम्योपैथी मेडिसिन से जैसे जैसे पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे करके हम जो है ना फिर टैपरिंग में वो मेडिसिन जो पेशेंट की हम बंद करवाते हैं। एकदम से थायराइड की, शुगर की, हाइपरटेंशन की मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करवाते। अच्छा, तो भारत में इसका आप होम्योपैथी का भविष्य आगे कैसे देखते हैं? अच्छा है, होम्योपैथी इज़ वेल ग्रोइंग साइंस है। जो स्टूडेंट्स होम्योपैथी की तरफ आना चाहते हैं या इसमें, तो वो किन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको? एक्चुअली क्या है कि बच्चों को अपने खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और रही बात चुनौतियां, तो रवि जी हर फील्ड में हैं। जब हम होम्योपैथी में आए तो कोई जानता भी नहीं था। 2005 में मैं स्टेट काउंसिल का मेंबर बना। उस समय हमारे हरियाणा में 10 या 12 डिस्पेंसरी होती थी, गुड़गांव और मेवात जिलों में। इसके अलावा पूरे हरियाणा में कोई भी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी नहीं थी। हमारी काउंसिल ने मिलकर के चेयरमैन को साथ लिया, चेयरमैन जो हमारी काउंसिल के थे उनको साथ लिया, और गवर्नमेंट को हमने अपने प्रपोजल भेजे और बहुत ही अथक प्रयास किया।
और पूरे हरियाणा में एक साथ 123 होम्योपैथी के डिस्पेंसरी जिला स्तर पे और CHC PHC लेवल पर जो है ना वो अब हमारे यहाँ सब सरकारी हॉस्पिटल में होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। और आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में 100 की OPD होती है, किसी में 130 की, 90 की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों की बहुत सेवा की जा रही है होम्योपैथी द्वारा। अच्छा, तो इसमें इनकम का क्या मतलब है, कितनी क्या इनकम हो जाती है? जैसे कि कोई स्टूडेंट आना चाहे तो आजकल ये कि बड़ा वो है ना कि इनकम भी चाहिए, डॉक्टर्स की इनकम मोटी होती है। रवि जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनकी अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है, वो अपना इज्जत से गुजारा कर रहे हैं। और जो बाहर प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर रहे हैं उनका क्या? तो हम भी जो है 30-32 साल हो गए, इज्जत से दाल रोटी मिली है, लोगों की सेवा की है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में आप सुरक्षित हैं। अच्छा, बशर्ते कि इसमें आपको हार्ड वर्क की। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए मेंटर? उनको सलाह हम ये देना चाहेंगे कि बेसिकली एक तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, दूसरा जो है ना रवि जी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है होम्योपैथी में। अब भी मैं रोज़ाना के अगर एवरेज मानूँ हफ्ते की, तो मैं 18 से 20 घंटे में अब भी पढ़ता हूँ। क्योंकि होम्योपैथी में कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए आपकी। तो हार्ड वर्क कीजिए और जो है होम्योपैथी के सिद्धांतों के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि एक साथ 4 दवाइयाँ दे दी, लाइकोपोडियम ले लो, नक्स वोमिका ले लो, आर्सेनिक ले लो, ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में। होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन होती है एक बंदे की, 10 मेडिसिन नहीं हो सकती। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स जैसे भाई ये मेडिसिन भी मिला दूँ, उसमें ये भी मिला दिया, ये मिला दिया, उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, 2-4 दिन के लिए पेशेंट को रिलीफ आ जाए, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप हार्ड वर्क कीजिए। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है रवि जी, थैंक यू वेरी मच।